दोस्तों 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2147 तड़तड़ाती है। और पूरा लखनऊ सहित पूरा उत्तर प्रदेश कांप जाता है, हिल जाता है। और वो गोलियां चलाता है श्री प्रकाश शुक्ला। गाली देते हुए दरवाजे मारा धड़ाक से, मतलब माँ बहन की गाली देते हुए मैं श्री प्रकाश शुक्ला धड़ 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 करते फायर शुरू हो गई। एक बार ट्रिगर दबाया, 45 गोली निकल गई धड़ 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 करके। और जितने देर में वो मैगजीन बदलता उसके साथ ही 4-5 पिस्टल से फायर कर रहे थे। 14 लगातार 14 राउंड उससे चली। फिर दूसरी मैगजीन उसने खाली किया। अच्छा, AK-47 लेटेस्ट वेपन था उस समय। एक बार दबाई 45 गोली निकल गई धड़ 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 करके। 10 सेकंड के अंदर पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया। ये चेहरा और ये सीना, ये छोड़ के बाकी पूरे शरीर में गोली लगी। इस कंधे पे, पेट में, पैर में। इस पे हमारे मामा का लड़का था विवेक शुक्ला, हमारे बगल में एक्सपायर कर गया। वो हम बेहोश नहीं हुए इसीलिए बच गए। डॉक्टर बोला जब हमारा पल्स चढ़ ही नहीं रहा था उसका, लेकिन मैं होश में था। तो आपकी सुपारी आपके दोस्त ने ही दी? श्री प्रकाश शुक्ला को 25 लाख रुपए एक ट्रक की चेसिस। उस समय उन्होंने उनको ऑफर किया कि तुम भानु मिश्रा को मार दो, ये तुमको हम देंगे। और एक रिवॉल्वर उन्होंने उसको उपलब्ध कराया। बार बार गाली गलौज होता रहता था श्री प्रकाश से। अच्छा, श्री प्रकाश गाली गलौज होती रहती थी, फोन आते रहते थे, धमकी वो देता था, हम भी गाली देते थे, वो भी गाली देता था। और जैसे घंटी बजे उधर से तुरंत आवाज आवे हम बोल रहे हैं। अच्छा, नाम लेता ही नहीं था वो, हम ही उसका काफी था। अपना जानना था। उधर से वो गाली देता था, इधर से हम भी गाली देते थे। ये टेंडर मत करो, हमने तुम्हारे बाप का है, क्यों नहीं करें। मतलब इस तरह की बातें चलती रहती थी। अच्छा, आप जरा भी डरते नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। इतनी हत्याएं उससे कभी नहीं कर चुका था। डर तो मुझे नहीं लगा, ईमानदारी से। भाई वो भी इंसान, हम भी इंसान। हमने कहा चलो देख लेंगे तुमको। जब चैलेंज हुआ तो हमने कहा तुम एक दिन डेट टाइम बता दो, उसी डेट टाइम पे हम लोग मिल लेते हैं। दोस्तों 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2147 तड़तड़ाती है। और पूरा लखनऊ सहित पूरा उत्तर प्रदेश कांप जाता है, हिल जाता है। और मेरे साथ जो बैठे हैं उनके ऊपर 104 राउंड फायरिंग होता है और 27 गोलियां इन्हें लगती हैं। और वो गोलियां चलाता है श्री प्रकाश शुक्ला। कौन था श्री प्रकाश शुक्ला? ये तो अब तक आप जानते होंगे। भानु मिश्रा से आज हम आपका परिचय कराएंगे, जिनके ऊपर उस दिन 27 गोलियां चली थी। उस पूरे कहानी को समझेंगे, लखनऊ के उस दृश्य को समझेंगे और उत्तर प्रदेश के उस समय अपराध को समझेंगे। आज हमारे साथ खुद भानु मिश्रा जी हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या सर 27 गोलियां जब आप पे लगी थी, आपका वो समय कब से शुरू हुआ और वो दौर उसके बाद क्या है? देखिए, हमारा ऐसा कोई किसी से रंजिश था नहीं। 1993 में विधानसभा का चुनाव था और उससे पहले हम लोग मुंबई गए थे। तो मुंबई से लौटे जब हम लोग, तो वहाँ बाला साहब ठाकरे का जो औरा देखे, हिंदुत्व की जो अलग उन्होंने जगह रखी थी, तो कहीं ना कहीं से हम लोगों का एक अंतरात्मा आई कि हम लोग भी हिंदुत्व की राजनीति करें और हिंदुत्व को लोगों को जगाने का काम करें। हम लोग वहाँ से लौट के आए। आने के बाद तुरंत 1993 में विधानसभा का चुनाव आ गया। हमारे लोगों ने, यूथ हमारे साथ बड़ा जुड़ा। जब हम लोगों को शिवसेना के बारे में बताते थे तो करके हम लोग महानगर जिला की कमेटी हम लोग गठित कर चुके थे। 1993 में मैं चुनाव लड़ गया। लड़कपन में ABCD कोई जानकारी नहीं थी। 25 साल उम्र हुई थी हमारी उस समय। न चुनाव की कोई जानकारी थी, न कोई अनुभव था, लेकिन हम लोग अपने युवा साथियों के बल पे चुनाव लड़ गए 93 में। और जब हम लोग प्रचार के लिए निकलते थे तो जहां हम लोग जाएं तो हम लोग जिससे नहीं भी परिचय हमारा था, वो भी हाथ से लिखा बैनर, उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि फ्लैक्स प्रिंट हो जाता था, हाथ से वो बैनर बनता था, सड़कों पे लगा हुआ होता था। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि जिस आदमी से मैं मिला नहीं, वो आदमी मेरे नाम का बैनर लगा के मेरा प्रचार कर रहा था। मैं बड़ा उत्सुकता होती थी। तो मैं जाकर उन लोगों से मिला, लोगों का अपार जन समर्थन मिला और वहीं से राजनीति का एक मेरे जीवन में उभार आया। 1993 मुझे लग रहा है राम मंदिर के ठीक एक बाद जी बाला साहब ठाकरे का पेज था और उसके ठीक बाद जी ये ऐसा माहौल आपके प्रति भी बनने लगा। जब अयोध्या में घटना हुई थी वो बाबरी मस्जिद विध्वंस की, उस समय हम लोग भी कार सेवा के लिए गए थे। पवन पांडे जी शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। पवन पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग भी वहाँ पहुंचे थे
और जैसा कि सारे मीडिया के लोग जानते हैं कि मीर बाकी का जो शिलालेख था वो तोड़ने के बाद पवन पांडे जी अपने घर ले गए थे। तो उस कार सेवा में भी हम लोगों को हम पुलिस रोकती रह गई, लेकिन गुरिल्ला प्रणाली की तरह इधर उधर छिपा के हम लोग अयोध्या तक पहुंच गए थे। तो एक जुनून था हम लोग के अंदर उस समय का, और वही जुनून 93 में जब हम लोग चुनाव में लड़े तो लोगों के अंदर हम लोगों ने पैदा किया, और हम लोग के साथ एक युवा मास जुड़ गया, और युवाओं में मैं एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरा। काम धाम इधर उधर चलने लगा, तो कुछ हमारे मित्र और शुभचिंतक थे जो रेलवे में ठेकेदारी करते थे, उन लोगों ने हम लोग को यूज करना शुरू कर दिया मित्रता में। अच्छा। हम लोग को जानकारी नहीं हो पाती थी, लेकिन कहीं कुछ हो तो एक युवाओं की टीम हमारे साथ रहती थी, तो हम लोग को सामने करके वो अपना टेंडर वेंडर लिया करते थे। कई और लोग थे जिन्हें इस बात की आपत्ति होती थी। धीरे धीरे ये कहानी वहीं से शुरू हुई, और जो व्यक्ति हमारे साथ श्री प्रकाश को हायर किए हमें मारने के लिए सुपारी दिए, वो नीलेंद्र पांडे करके एक ठेकेदार यहाँ हुआ करते थे, एनके एसोसिएट्स करके उनकी फर्म थी। पहले हम लोग साथ काम करते थे। जब उन्हें लगने लगा कि ये मजबूत है और कहीं ना कहीं हमको डैमेज कर देगा, उनके दो पार्टनर थे, किशोरी लाल और नरेंद्र पांडे। किशोरी लाल अलग हो गए, नरेंद्र पांडे अलग हो गए। हम लोग का थोड़ा किशोरी लाल से ज्यादा बनती थी। तो आपकी सुपारी आपके दोस्त ने ही दी? हाँ, पहले मित्र थे, बाद में विरोधी हो गए। बाद में विरोधी हो गए। तो उस समय आप ठेकेदारी कर रहे थे? ठेकेदारी कर रहे थे हम लोग, और रेलवे के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर हम लोग हो गए थे। हम लोग का जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो बार बार फोन करके चीफ इंजीनियर को बताते थे कि फर्जी पेपर लगा। ये हम लोग के 3-3, 4-4 बार जांच हुई। हाँ। और जांच होता था। ये आपके दोस्त बताते? हाँ, हमारे नहीं बताते नहीं थे। हाँ। वो ये कांड करते थे। हाँ। कि ये किसी तरीके से रेलवे में ना घुस पाए। अच्छा, रेलवे में ना घुस पाए, उनका वर्चस्व बना रहे। हाँ। और हम लोग अपना धीरे धीरे उसमें काबिज हुए। जब रेलवे में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया तो पहला काम हम लोगों ने उन्हीं पे लिया। अब जब खुल के आ गया, मैटर मालूम हो गया कि वो विरोध करना हमारा, तो हम फिर उनके साथ क्यों रहते। हमने भी अलग अपनी टीम बनाई और हम लोग भी करने लगे रेलवे की ठेकेदारी। तो रेलवे में उस समय ऑक्शन का एकदम पूर्वांचल में बड़ा जबरदस्त उस समय एक अपराध से जुड़ा जो क्षेत्र था ना, वो सब रेलवे में ही हावी था। हाँ, पूरा रेलवे के टेंडर में सारे अपराधी वहीं जुटते थे। तो चूंकि हम लोग तो अपराध से हम लोग का कोई मतलब नहीं था, लेकिन युवाओं की टीम बहुत जबरदस्त थी हम लोग साथ। उसी के बाद 94-95 में हम लोगों ने अपना ठेकेदारी शुरू कर दिया, काम दाम अपना करने लगे। 96 का चुनाव आ गया, फिर 3 साल ये सरकार चली, सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी, गिर गई। 96 में फिर चुनाव आ गया। 96 में मैं फिर शिवसेना से प्रत्याशी हो गया। शिवसेना से गोरखपुर शहर से मैं फिर लड़ा चुनाव। अच्छा। और उस चुनाव की स्थिति ये थी कि हमारे सामने श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो वर्तमान में गवर्नर साहब हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में उस समय मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के। वीरेंद्र प्रताप शाही, आप जान रहे हैं, वो भी बहुत बड़े माफिया सरगना थे, और उनकी भी एक टीम थी। उनके ऊपर भी गोलियां, उनके ऊपर भी श्री प्रकाश ने ही उनको मारा था। वो भी, हाँ, उनके भी श्री प्रकाश ने ही मारा था। तो ऐसे लोगों के सामने मैं एक छोटा सा, मतलब 28 साल का लड़का चुनाव लड़ रहा था। लेकिन इतने मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े कि चुनाव के बाद वीरेंद्र शाही ने खुद मुझे बुला के एक बार कि भाई तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े और एकदम निडर होकर लड़े। होता क्या था, जैसे चुनाव में पोस्टर लगाया जाता था, तो एक दीवार पे मेरा पोस्टर लग गया। पता चला वीरेंद्र शाही दबंग आदमी, उनके गुंडे लोग आए, फटाक से उतारे और खट से उस पर चिपका दिए। हमारे के ऊपर उनका लग गया। अगले दिन हमारे लड़के आते देखते घरे ही क्या है, चला पोस्टर के ऊपर पोस्टर लग गया, बखर से माचिस लगाए जला दिए। तो ये सब बड़ा तो मतलब होता था। शाही के पोस्टर आप जलवा देते थे। मतलब उस समय। अच्छा, वीरेंद्र शाही को भी श्री प्रकाश, हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा। श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा था। वो कुछ वो क्यों मारा था, उनको क्यों मारा था? अब उनकी क्या रंजिश रही हमको नहीं। वो जैसे श्री प्रकाश एक मनोरोगी था। वो जिन नामचीन लोगों को मार के, जैसे लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, इसी तरह बस उसी तरह वो भी चाह रहा था कि जल्दी जल्दी हम हाईलाइट हो जाएं और सब लोग हमारे नाम से थर थर कांपने लगे। जितना हम एक्सटॉर्शन मांगे वो सब मिल जाए हमको, रंगदारी पैसा वसूलने के लिए, यही सब उसकी मंशा थी। नहीं, आपकी सुपारी को आपके दोस्त ने दी। अब मैं बता रहा हूँ पूरी स्टोरी में, अब फिर हम लोग जरा विषयांतर हो गए थे। तो 96 के चुनाव के बाद मैं और मजबूत रूप से उभरा। मतलब शिवसेना, मतलब यहाँ कुछ नहीं था ना उस समय, उत्तर प्रदेश में शिवसेना कोई नहीं जानता था। 10,000 लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया गोरखपुर शहर में। अच्छा, 10,000 वोट मिले। और तीसरे पोजीशन पे मैं था। जनता दल राजनीतिक दल था, वो चौथे पे थी। हमसे कम वोट पाए थे वो। 96 में ये नगर निगम का चुनाव हुआ,
बहुजन समाज पार्टी के 2 पार्षद जीते और शिवसेना के 2 पार्षद जीते। ये लेवल गोरखपुर में हो गई थी हम लोगों की। अच्छा, तो हमारे बढ़ते हुए प्रभाव से क्या उम्र थी आपकी उस समय? 28 साल। अच्छा 25 साल में पहली बार 93 में चुनाव लड़े, 96 में लड़े, 28 साल। तो जब 96 की स्थिति ये आई तो हमारे जो तथाकथित मित्र पुराने नरेंद्र पांडे जी थे, उन्हें लगा कि अब हम लोग का वर्चस्व टूटने वाला है, और उन्होंने कई बार अपने उनके जो सहयोगी थे, उनके मित्र थे किशोरी जायसवाल, उनसे खटक गई थी उनकी। तो वो उनको मरवाने का 2-3 बार प्रयास किए। जब वो मरवाने का प्रयास करते थे, कहीं ना कहीं हम लोग को जानकारी हो जाती थी, हम लोग मैनेज करते थे, तो उनको लगा सबसे बड़ा रुड़ा यही है। उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को 25 लाख रुपए एक ट्रक की चेसिस उस समय उन्होंने उनको ऑफर किया कि तुम भानु मिश्रा को मार दो, ये तुमको हम देंगे, और एक रिवॉल्वर उन्होंने उसको उपलब्ध कराया। आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है नहीं, अखबारों की सुर्खियां बनी थी, एक गुड्डू मुस्लिम नाम का अपराधी, अभी अतीक अहमद वाले उस कांड में वो चर्चा में फिर आया था। गुड्डू मुस्लिम को उस समय तत्कालीन एसएसपी ने यहाँ गिरफ्तार किया गोरखपुर में। जब मारा पीटा गया पुलिस प्रशासन द्वारा कि कैसे तुम यहाँ, तब उसने कबूल किया कि शिवसेना नेता भानु मिश्रा को मैं मारने आया था और मुझे 25 लाख रुपए और एक ट्रक की चेसिस देने का वादा किया गया था नरेंद्र पांडे द्वारा। अखबारों की कटिंग है, मेरे पास आज भी रखी है। अच्छा, हाँ, सारे अखबारों में छपी। आप मुझे भेजिएगा, हम आपको भेज, मैं आपको भेज दूंगा पूरा। तो उसी समय से विवाद शुरू हुआ और इन्होंने उसको पैसा दिया। गुड्डू मुस्लिम नहीं कुछ कर पाया, गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया। अब इसको था कहीं ना कहीं से हम ही मारे। 97 में हम लोग रेलवे का अपना पेमेंट के लिए लखनऊ गए हुए थे। तो जैसे जनरली हम लोग सुबह जाते थे, अपना बिल विल चेक वक करा वरा के, चेक वेक कटवा वक, तब मैनुअली होता, आज सब ऑनलाइन हो गया। अब तो आप यहीं से भरिए, आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाता है। पहले ये नहीं होता था, जाके पास कराना पड़ता था। हम लोग ऑफिस गए, अपना सबसे मिल मिला के आए, तो जो सीनियर डीएन होते थे, मतलब जो जिसको एक्सीएन यहाँ कहा जाता है, तो रेलवे में सीनियर डीएन होते थे, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, तो वो उस दिन थे नहीं, साइन नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब फिर गोरखपुर जाएं, वापस आएं, इससे अच्छा आज रुक जाते। रुकने का कोई प्लान नहीं था। विधानसभा का सत्र चल रहा था, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बसपा की सरकार थी। अच्छा, पूरा होटल सब पैक, चूंकि सत्र चलता है तो सारे विधायक और उनके समर्थक सब लोग रहते हैं। खोजते खोजते हम लोग को हुसैनगंज चौराहे पे दिलीप होटल मिला। हाँ भी भैया। तो हम लोग सोच रहे थे कि जिस होटल में हम लोग रुके, आमने सामने, चूंकि इससे विवाद चल रहा था, बार बार गाली गलौज होता रहता था श्री प्रकाश से। अच्छा, ये गाली गलौज होती रहती थी, फोन आते रहते थे, धमकी वो देता था, हम भी गाली देते थे, वो भी गाली देता था। अच्छा, और हम कभी फोन कैसे आते थे, क्या फोन करके कहता था? उन्हें फोन आता था, जो एसटीडी घंटी बजती थी। अच्छा, पहले वो लैंडलाइन फोन था, एसटीडी घंटी बजती थी, और जैसे घंटी बजे उधर से तुरंत आवाज आवे, श्री प्रकाश बोल रहा। ना, हम बोल रहे हैं। अच्छा, नाम लेता ही नहीं था वो। अच्छा, नाम क्यों? हम ही उसका काफी था। अच्छा, श्री प्रकाश मतलब हम बोल रहे हैं। तो जैसे जो आवाज पहचानता था वो अपना जानना था, उधर से वो गाली देता था, इधर से हम भी गाली देते थे। ये टेंडर मत करो, हमने तुम्हारे बाप का है, क्यों नहीं करें, मतलब इस तरह की बातें चलती रहती थी। अच्छा, आप जरा भी डरते नहीं? कभी नहीं। इतनी हत्याएं उससे पहले कर चुका था। डर तो मुझे नहीं लगा, ईमानदारी से। भाई वो भी इंसान, हम भी इंसान। हमने कहा चलो देख लेंगे तुमको। जब चैलेंज हुआ तो हमने कहा तुम एक दिन डेट टाइम बता दो, उसी डेट टाइम पे हम लोग मिल लेते हैं। भाई जो भारी होगा मारा जाएगा, और मार लेगा, जो कमजोर होगा मारा जाएगा। नहीं, आप पे गोली चलाने से पहले अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक वरिष्ठ अधिकारी की किताब है, उसमें वो बता रहे थे कि श्री प्रकाश के पास कोई तांत्रिक था, और वो तांत्रिक उससे कहा था श्री प्रकाश से कि अगर आप 100 मर्डर कर लोगे तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, फिर आपको कोई मार। देखिए, ये आप बात कर रहे हैं वर्चस्व की। जी। ये श्री राजेश पांडे जी जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन्होंने किताब लिखी हुई है। तब वो सीओ थे। हाँ, उस जब हमारी घटना हुई थी तब सीओ थे। और उनका बड़ा योगदान रहा मेरा ये हाथ बचाने में। अच्छा, जब गोलियां हमें लग गई तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हाथ काटना पड़ेगा। जैसे ये चेहरा और ये सीना, ये छोड़ के बाकी पूरे शरीर में गोली लगी। इस कंधे पे, पेट में, पैर में, इस पे। हमारे मामा का लड़का था विवेक शुक्ला, हमारे बगल में एक्सपायर कर गया। वो पूरा उसका सब इतनी गोलियां लगी थी, जैसे एक बार ट्रिगर दबाया 45 गोली निकल गई धड़ करके। और जितने देर में वो मैगजीन बदलता, उसके साथ ही 4-5 पिस्टल से फायर कर रहे थे।
अच्छा, 14 लगातार ये लगातार 14 राउंड उससे चली। फिर दूसरी मैगजीन उसने खाली किया। अच्छा, AK-47 लेटेस्ट वेपन था उस समय, एक बार दवाई की 45 गोली निकल गई दर 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 करके, और कहाँ घुमाए। पहली बार लखनऊ में चली, पहली बार लखनऊ में चली थी। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था हाँ, लखनऊ पहली बार। AK-47 जी से, जी जी। और उस लगातार गोलियां आप पे चली। हाँ, चल गई। उसके बाद हमारे 2 साथी और थे, एक टॉयलेट में बैठे थे, वो दरवाजा छेदते हुए कमोड में जाके उनको लगी गोली। हाँ, एक बगल में बेड पे गिर गया, उसको लगी गोली। तो हमारे साथ जैसे हम लोग 2 रूम लिए थे, 108 और 102। 102 में हम लोग थे, 108 में हमारे साथी जो राइफल वाइफल लेके चलते थे सुरक्षा में, वो लोग रुके हुए थे। उसके बाद वो सब भागे। हम लोग वैसे सर के नीचे पिस्टल हमारी थी, 30 की पिस्टल थी, तो हम लेके आगे बढ़े। गोली लगने के बाद जैसे हम उठ के आगे बढ़े वहाँ, तो आगे बढ़ते वो सब अपना भाग गए। आगे आने के बाद हमको लगता कि यहाँ से करीब 10-15 मीटर हम जा पाए होंगे हाथ में लिए, लेकिन उसका मैं गिर गया और खून इतना गिर रहा था कि मतलब 104 जिसके ऊपर चली हो और 27 लगी हो, उसके बाद भी अगर वो उठ रहा है तो ये अपने आप में मुझे लगता है और चमत्कार है ये। भगवान की मतलब साक्षात भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर था कि इतना के बाद हम बेहोश नहीं हुए, और वही कारण था कि मैं बच गया। हॉस्पिटल पहुंचते तक कौन कौन एम्बुलेंस में लद गए, सबको मैं एम्बुलेंस में पूछता रहता था। हमारे साथ एक लड़का था रमाकांत निषाद, जो इस समय वर्तमान में मत्स्य विभाग का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है, राज्य का दर्जा है। तो रमाकांत ही हम लोग को लेके हॉस्पिटल गया, और चिल्ला चिल्ला के बेचारा वो भी पागल हुए घूम रहा था कि क्या करें कैसे करें। अपना शर्ट उतार के हम लोग का बांधा, विवेक का बांधा, आंत सब बाहर आ गई थी। किसी की डेथ नहीं हुई? हाँ, हुई थी हमारे मामा के लड़के की, विवेक शुक्ला। अच्छा, 3 लोग घायल हुए थे और एक एक्सपायर कर गया था। विवेक शुक्ला अब हम तो उसके बाद हमको कुछ याद ही नहीं। हाँ। जब हम वहाँ जाके गिरे, कितनी गोली चलाया और कौन कहाँ गया ये नहीं मालूम। हम तो खाली यही पूछते रह गए रमाकांत से कि विवेक कहाँ है, तो भैया विवेक हॉस्पिटल गए। उमा कहाँ है, रमेश कहाँ है, ऐसे हमने सबका नाम ले लेके पूछा, तो भैया सब लोग हॉस्पिटल गए। तो बोला हम कहे हमको भी जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, कुछ होगा नहीं, घबराओ मत। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में भी मैं होश में था। पूरा ड्रेसिंग के बाद हमसे जो लोग मिलने आते थे, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, कुछ होगा नहीं, बच जाएंगे। 1 मिनट में रुक रहा हूँ, ये कैसे हुआ? जैसे दरवाजा आपने खोला होगा, हाँ, आप गेट पे आए होंगे, सामने श्री प्रकाश शुक्ला था, ऐसे कुछ ऐसे ही हुआ होगा। अब देखिए हुआ क्या उसमें। हाँ, कैसे? थोड़ा पीछे आइए। थोड़ा पीछे आना चाह रहा हूँ मैं। हम लोग जिस दिन रात में रुके वहाँ लखनऊ, ये हुआ रुकना था, तो हम लोग दिलीप होटल पहुंचे। हाँ। तो दिलीप होटल में आमने सामने हम लोग को कमरा मिल गया, 102 108 हाँ, आमने सामने मिल गया। हम लोग वही चाह रहे थे कि भाई उसमें सुरक्षा वाले हो जाएंगे, एक कमरे में हम लोग हो जाएंगे। काम कुछ था नहीं, प्लान बन गया, चलो बॉर्डर पिक्चर आई थी उस समय, तो चलो बॉर्डर देखा जाए। तो हम लोग निकल गए बॉर्डर पिक्चर देखने। नावेल्टी चौराहा है ना लाल बाग में, नावेल्टी में हम लोग के बॉर्डर देखने, नजदीक था वहां से। चौराहे पे हम लोग खड़े थे, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में लग रहा था कि साला कुछ ना कोई हम लोग को या तो वॉच कर रहा है या कहीं कोई घटना होने वाली, जैसे अंदर से महसूस होता है ना कि कुछ होने वाला आपके साथ। तो महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ घटना अप्रिय होने वाली है। गए हम लोग पिक्चर देख रहे थे रात में, हमको लगता है नाइट शो हम लोग गए थे। 10:30 11 बजे करीब एक हमारे दोस्त का फ़ोन आता है कि भैया और रेलवे का ऑक्शन नहीं है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि पैसा तो यार अब है नहीं, हम तो सब दे हुआ है यहाँ, ऑफिस का जो भी देना था हिसाब किताब। तो बोला भैया बहुत ज़रूरी है। हमने कहा कितना चाहिए? तो बोला 1 लाख रुपया। तो हमने कहा 1 नहीं होगा, लेकिन 75-80 हमारे पास बचा है, आना सवेरे दे देंगे। आई गई बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारी पत्नी फ़ोन आया कि कहाँ है, तो हमने बताया कि इस तरह से है, हम लोग बॉर्डर पिक्चर देख रहे हैं, बस अभी जाएंगे घर। गए हम लोग, सो हो गए। विवेक जो हमारे मामा का लड़का था, उसने डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले रखा था वहाँ, उस कॉलेज को मान्यता नहीं मिली थी। तो शिवसेना की गवर्नमेंट थी मुंबई में, हम गए थे एक कार्यक्रम में वहाँ। तो हमने वो संजय निरुपम उस समय राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, तो हमने उनसे कह के उनका एडमिशन करा दिया वहाँ फ्री ऑफ कास्ट BDS में। तो ये हुआ था कि चलिए उसका पैसा जो 70-80 हज़ार रुपये उसने डोनेशन दे रखा था, वो पैसा उससे ले लिया जाएगा। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे उसके घर चले गए। अच्छा। जो स्कूल का चेयरमैन था। हाँ। वो मिलता ही नहीं था किसी से, तो हम लोग सोचे सुबह ही जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। गए हम लोग, संजोग से मिल गया। हाँ। मिल गया तो उससे हम लोग बात किए, प्रेशर बनाए उसको पूरा कि साले पैसा दे देना, तुम चलेगा नहीं, तुम पैसा वैसा नहीं दबा पाओगे। धमका उमका के हम लोग भी आए। तो ये हुआ कि ठीक साहब 1 हफ्ता हमको समय दे दीजिए, 1 हफ्ते में आपको पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद हम लोग लौट के आए तो एक ज़मीन देखने हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग हुसैनगंज चौराहे पे रुके नहीं,
अब देखिए शुरू कहाँ से हुई कहानी। रात में जब हम लोग पिक्चर देखने गए जाने वाले थे या जाने से पहले, उसी होटल में राजन तिवारी रुका हुआ था, जो पूर्व विधायक बिहार, वो माफिया हाँ शिव प्रकाश के साथ रहता था। इन लोगों को किसी कांड में जाना था। ये लोग बोले निकलो, तो उसने कहा कि हम निकले कैसे, भानु मिश्रा इसी होटल में रुके आया, अभी हम लोग को पहचान लेगा। बस वहीं से ये लोग प्लानिंग कर दिया कि तो आज अच्छा मौका है, वहीं है, गेम बजा दिया जाए, निपटा दिया। अब ये निपटाने के चक्कर में ये लोग सुबह सुबह हमारे पास पहुंचे। हम सुबह निकल गए थे 5:30 बजे, गाड़ी भी नहीं थी हम लोग की। ये सब इंतजार कर रहे थे हुसैनगंज चौराहे पे। हम लोग लौट के आए, तब भी हम लोग दिलीप होटल नहीं रुके थे, हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ गई। तो जो पकड़ी का पुल है उधर, जो पुरानी जेल हुआ करती थी पहले, जेल से पीछे तो एक हमारे मामा जी थे, उन्हीं के पास हम लोग गए थे कि एक प्रॉपर्टी थी कि वहीं देख लिया जाए एक मकान के लिए। तो हम लोग गए, तो ये सब पीछा किया हम लोग का गाड़ी से। और जैसे जेल के हम लोग आगे बढ़े, तो उधर जेल से एक गाड़ी निकली पुलिस वाली, और हम लोग के पीछे आ गई। जैसे हमारी गाड़ी आगे, पीछे जेल की गाड़ी, तीसरी गाड़ी पीछे हो गई। तो ये सब रुक गए कि तो अब साला गड़बड़ है, यहाँ पुलिस है, चले गए। हम आगे गए, आप देखे आते हुए? नहीं ये अब मैं बता रहा हूँ जो स्टोरी ये आई, ये राजेश पांडे जी ने बताया था। जब इसका काउंटर हुआ उस समय इसने बताया, वो अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको क्या हुआ। तो हम लोग जब चले गए वहाँ जमीन वमीन देख के, हम लोग हमको लगता है 10 बजे करीब, 9:45 बजे हम लोग आ गए होटल। होटल में आए, उसको नाश्ते का ऑर्डर दिए। तो जो रमाकांत लड़का था वो दरवाजा बंद कर दिया, छिटकनी। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे कमरे में। वेटर आता है, ऐसे खटखट करता है, तो हमने कहा देखो कौन है, तो गया खेला। तो वेटर आया, प्लेट वेट रख के आराम से गया। तो हमने कहा बंद मत करो, अभी फिर नाश्ता लेके आएगा, फिर खोलना पड़ेगा तुमको। बस वही मौका था, वेटर गया, दरवाजा बंद नहीं किया है, और हम लोग ऐसे लेटे थे। हमको लगता है कि हम लेटे थे और बगल में मामा का लड़का लेटा था, और रमेश जायसवाल बैठा था, और एक हम लोग साथ वहाँ थे, वो बाथरूम में थे। तो ऐसे वही पैसे लेने आया था रमेश। तो हमने कहा चलो नाश्ता वास्ता कर लो तब जाना। उतने देर में वो आया, इसे गाली देते हुए दरवाजे मारा धड़ाक से, मतलब माँ बहन की गाली देते हुए। मैं श्री प्रकाश शुक्ला धड़ 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 करते फायर शुरू हो गई। अब मतलब समझ लिए कि 10 सेकंड के अंदर पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया। हम लोग सोच पाते, उससे पहले एक बस फायर मार चुका था। उसके बाद से जैसे हम देखे तो विवेक को पूरा इसका हाथ वाथ सब बाहर आ गया था। मैं ऐसे उसके ऊपर गिरा तो दर 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 गोली फिर पीछे चलनी शुरू हो गई। उतने देर में वो पिस्टल से फायर किया। 3 लोग सामने थे, लेकिन फिर अंधेरा हुआ थोड़ा, जैसे धुआं पूरा हो गया दिखाने। फिर हम अपने पिस्टल निकाले, हम भी दौड़े। तब तक दौड़ते दौड़ते हम अभी मतलब जहाँ तक लॉबी थी उसके बाद सीढ़ी था, मतलब सीढ़ी से उतर के जा चुके थे हम, सीढ़ी तक जाके लड़खड़ा गए। उसके बाद फिर रमाकांत आया, हमको उठा के लाया। फिर तब तक शोर हो गया, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस में सब लोग लादना होता, मतलब ये सब शुरू हो गई। अब ये बात खुली कैसे, जब वो मारा गया तो उसने, जब काउंटर के समय हमको लगता है एक आध गोली वोली लगी होगी उसको। उसके बाद उसने बताया कि अरे हम भी ब्राह्मण हैं। तो इन लोगों ने पूछा, उसका अरुण कुमार साहब एसएसपी थे एसटीएफ के, वही ब्राह्मण थे, अरुण कुमार झा। तो उन्होंने कहा भानु मिश्रा ब्राह्मण नहीं थे, तुम ब्राह्मण कुमार, आज तुम्हारे साथ ये घटना हो रही है या तुम पकड़े गए हो तो तुम इस तरह की बात करते हो। तब उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। तब उसने बताया कि इस तरह से था, राजन तिवारी वहाँ पे था, हम लोग जाने वाले थे, पता चल गया किसी होटल में है, तो हम लोगों ने प्लान कर लिया कि अब तो बहुत सही समय है, इनको मार दिया जाए। ये स्टोरी थी उस समय की। 27 गोलियां आपको लगी थी जी। कहाँ अभी भी पूरे शरीर पे उसके निशान है? एकदम है। इतने बड़े बड़े होल हैं, कपड़े उतार देंगे तो शायद आप न देख पाएंगे, इतनी जगह छीनी है शरीर में। 4-5 बार प्लास्टिक सर्जरी हुई, लेकिन रुका नहीं। 8 साल तक लगातार ट्रीटमेंट पे था। 2007 में होश कब आया गोली लगने के बाद? नहीं, हम होश में थे, एकदम होश में थे। हम बेहोश नहीं हुए इसीलिए बच गए। डॉक्टर बोला जब हमारा बीपी को पल्स चढ़ ही नहीं रहा था उसका, लेकिन मैं होश में था। अब चाहे विल पावर, चाहे प्रभु की मर्जी, उसी कारण में डॉक्टर बोला कि भाई इनका विल पावर बहुत मजबूत है, नहीं तो इतने बात तो हदस के आदमी मर जाता है। लेकिन इसी नाते में बच गया। उसके बाद से श्री प्रताप अरे उसके बाद से कई बार फोन किया। उसके बाद अरे खूब मजेदार स्टोरी थी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोग 1 महीना 27 दिन हम लोग लखनऊ थे। लखनऊ हॉस्पिटल में भी रोज बवाल होता था। कभी जैसे सारे संदिग्ध लोग
आपकी सुरक्षा बढ़ा दी होगी सरकार? सुरक्षा सरकार ने बढ़ा दी थी, है। गारद दूरद लगी थी, लेकिन हमारी भी सुरक्षा 40-45 लोग हमारे भी है। राइफल बंदूक लेके परमानेंट हॉस्पिटल में पड़े रहते थे। है। कलराज मिश्र जी हमारे, अरे ये अपने लालजी टंडन जी आए, एडमिट हुए मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में, और जब हम लोग का ये सब देखे दूसरे दिन वो बेचारे डिस्चार्ज होकर चले गए। तो मामला, कहीं हमारे मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। तो उसी दौरान कोई ना कोई जिससे संदिग्ध मिला, कोई रात में, जैसे डॉक्टर्स लोग भी हैं, एक दो बार डॉक्टर्स लोगों से भी हाथापाई हो गई, अनशन तक की स्थिति हो गई, डॉक्टर ने स्ट्राइक कर दिया। तो ये सीओ साहब उस समय राजेश पांडे जी बड़ा हम लोग को कोऑपरेट किए, ये बेचारे आके उन लोग समझाते देखो वहाँ स्थिति दूसरी है, और जैसे उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार भी परेशान है उन सबको खोजने में, और ऐसे स्थिति में अगर वहाँ कोई इस तरह से जाके करेगा तो भाई तो गड़बड़ हो ही जाएगा मामला। बाद भी आप पे फोन आते रहते थे? फोन आते रहते। उसके बाद देखिए ना, 1 तारीख को हमारी घटना हुई, 9 तारीख को एक सब इंस्पेक्टर को उसने मार दिया, आर के सिंह को। वहीं वो बेचारे वायरलेस में उनको कहीं से सूचना मिली कि सिर प्रकाश आ रहा है हजरतगंज में, उन्होंने सबको मैसेज किया, सारे लोगों ने उनसे कहा कि थोड़ा वेट करना, जब सब पहुंच जाएंगे तब अटैक करना। लेकिन इतने दिलदार और इतने कलेजे वाले इंस्पेक्टर थे कि जैसे उन्होंने देखा अकेले उससे भिड़ गए। अब वो सब 2-3 थे, और उसके बाद AK-56 अब वो आर के सिंह नहीं झेल पाए, उसने मार दिया उनको वहीं, और जब तक पूरी फोर्स पहुंचे तब तक वो मार के चला गया था। इतना खतरनाक आदमी था। उसके बाद जब फोन आते थे आपको पूरी, अरे उसके बाद जब हम सुनिए, एक महीने 27 दिन हम लोग लखनऊ में एडमिट थे। उसके बाद मैं आया गोरखपुर। तो जो हमारी ग्राफ्टिंग हुई थी उसके लिए यहाँ एक डॉक्टर चाहिए होता था, तो डॉक्टर नदीम अरशद हैं यहाँ पे, वो इसके प्लास्टिक सर्जरी के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो बेचारे आते थे और आके अपना ड्रेसिंग करते थे, और नहीं तो हमको मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था। तो एक बार मैं मेडिकल कॉलेज गया था ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसका फ़ोन आया, हमारे भाई ने उठाया फ़ोन। तो मोबाइल आ चुका था? नहीं, मोबाइल तो उस समय भी था मेरे पास। 96 में पहली बार मोबाइल आया, और मैं यहाँ से पहले उषा का सिम खरीद के मैं मोबाइल खरीदा था। अच्छा। और वो मोबाइल मेरे पास उस समय था। तो जब ये घटना हुई, घटना के बाद जब सामान बरामदगी हुई, तो मेरी 30 की पिस्टल और मेरा ही मोबाइल पुलिस वालों ने समझा कि उसका है, तो वो लोग जब्त कर लिए। तो बाद में फिर हमने बताया हमारा लाइसेंस मिलान करके फिर हमारा वापस हुआ। तो मोबाइल पे नहीं, उस पे लैंडलाइन पे फोन आता था उसका, STD घंटी बजती थी, तो उठाए कि का भाई गोली वोली, अब वो चला था ना मतलब टैबलेट, वैसे दवा के लिए हम गए थे, बोला मेडिकल कॉलेज गए थे, खाए गोली, इस तरह से धमकाता था, गरियाता था कि छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे हमारा भाई भी गरियाता था उनको पूरा। अच्छा, भाई भी हाँ, तो अब क्या, अब उससे ज्यादा क्या हो सकता था भाई, जितना हो चुका अब उससे ज्यादा कुछ हो सकता था, बताइए। तो बाद में एक बार सूरज भान सिंह फोन किए कि समझौता हो जाए दोनों लोगों में। हमने कहा समझौते की एक शर्त, जितना मुझको लगी उतना वो खा लें, समझौता हो जाएगा। उससे पहले कोई समझौता नहीं। आज की भी स्थिति वही है, केस चल रहा है, ये सिर प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, ये सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन राजन तिवारी अभी जिंदा है। राजन तिवारी के खिलाफ मेरी गवाही होनी बाकी है, केस लखनऊ में चल रहा है। उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया, हमने कहा समझौता नहीं होगा। अच्छा, राजन तिवारी अभी भी जो पूर्व विधायक जी, अभी उनके खिलाफ केस चल रहा है? चल रहा, गवाही मेरी होनी है, मेरी गवाही पे उनको सजा होनी है। ऐसा हुआ है कि आमना सामना हुआ उससे पहले आप लोगों का? एक बहुत मजेदार स्टोरी आपको बताते हैं। लखनऊ से हम लोग लौट रहे थे, ये हमको लगता है कि करीब 8, साढ़े 8 बजे रात की घटना है ये। सुमो थी हमारे पास, मैं खुद टाटा सुमो मैं चला रहा था, मेरे साथ एक 2-3 लड़के थे, एक मणिशंकर मिश्रा थे और रमाकांत थे ये, और रामकुमार सिंह, ऐसे 4-5 लड़के, एक भागवानी जी हैं यहाँ पे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर थे, वो लोग बैठे थे, हम लोग चल रहे थे। तब तक एक एम्बेसडर बगल से आके क्रॉस की, और खिड़की के उसके मतलब शीशा उतरा, और शीशे से 2 लोग ऐसे झांके, हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है मामला। हम लोग अपना पिस्टल निकाले, खट से बोल्ड किए, जो पीछे राइफल लिए थे वो राइफल ऊपर लेके एकदम अलर्ट हो गए। अब देखिए, बाराबंकी रेलवे क्रॉसिंग, पहले ये हाईवे था नहीं, बाराबंकी का रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गया, गाड़ी वहाँ रुकी जाके। अम्बेसडर पहले रुकती है, हमारी गाड़ी बाद में रुकती है। अम्बेसडर से 4 लड़के उतरते हैं, और फिर किनारे जाके वहाँ रेलवे लाइन के किनारे जो साइड वाला एरिया है वहाँ बैठ के चाहे पेशाब करना, चाहे जैसे मतलब 5 मिनट सब देखे। उसके बाद आए, हम लोग को देखे, जब देखे हम लोग एकदम अलर्ट हैं सब लोग, राइफल और उससे वो सब अपने गाड़ी में बैठे, वहीं से गाड़ी बैठ के चले गए। बहुत भीड़ हो सकती थी एकदम, अगर मैं पहचानता तो मैं मार दिया होता। अच्छा, उस समय तक? और वो इसलिए नहीं मारा कि हम लोग अलर्ट थे, कि अगर हम लोग अलर्ट नहीं होते तो वो मार लेता।
और हम अगर उसको पहचानते तो मैं मार देता। हाँ, स्थिति ये थी वहाँ। लेकिन उसे लगा कि अगर यहाँ कुछ होगा तो हम लोग भी मारे जाएंगे, तो अपने अपने को सुरक्षित करने के लिए वो बैक हो गया। कभी उसकी शक्ल कोई नहीं देख पाया। अरे हमने उसका फोटो उपलब्ध कराया। हाँ, जब पुलिस उसको खोजती थी तो दूसरे दूसरे का फोटो लेके खोजती थी, हाँ, फोटो तक उसके पास नहीं था। हाँ, यहाँ पे डीआईजी थे, हाँ, पक्का पक्का नाम से लोग उनको कहते थे, एसएन सिंह। हाँ, बहुत शानदार और बहुत डायनामिक अधिकारी थे, हाँ, और हमसे उनकी बहुत पड़ती थी। हाँ। तो हम लोगों ने मिल के उसका फोटो अरेंज किया था। कहाँ से लाए थे फोटो? अब मिल गई थी, हाँ, अब जाने दीजिए। नहीं बता दीजिए। अरे ठीक है, बता देंगे कभी। बता दीजिए कहाँ से लाए थे श्री प्रकाश? एक्चुअली जानते हैं क्या, जब वो पहली घटना किया था श्री प्रकाश शुक्ला, हाँ। तो उसके भाई ओम प्रकाश शुक्ला हमारे यहाँ के बैठते उठते थे, मतलब हम लोग से संबंध था उनका, अच्छा, ओम प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश के श्री प्रकाश के बड़े भाई आपके वहाँ आके बैठते थे? हम हमेशा बैठते थे। हाँ। और श्री प्रकाश जब पेशी पे आता था तो ये हमसे सहायता भी मांगते थे। हाँ। हम 2-4 लड़कों को उनके साथ भेजते भी थे, अच्छा, लेकिन वो इतना गद्दार आदमी था कि उसको ये सब दिखता ही नहीं। हाँ, जब वो उभरा यहाँ हत्या करने के बाद, वो चला गया बैंकॉक। हाँ, उसके बाद से उसको कोई पहचाना ही नहीं। बैंकॉक से पूरा बॉडी वॉडी बना के बॉडी बिल्डर टाइप का लौटा। कोई किसी के पास फोटो वोटो थी नहीं। फोटो मुझको वहीं से उपलब्ध हुई थी, पहले वाली। उसके भाई से, और वो भाई को पुलिस, और उसी के माध्यम से उसी माध्यम फोटो मेरी, उसी माध्यम से सब लोग जानना शुरू किए, यही श्री प्रकाश है। अच्छा सर, एक कहानी जो कि गोरखपुर के आप भी हैं, गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी भी थे, अब दुनिया में नहीं है। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपने घर पे बैठाए इसलिए रहते थे क्योंकि वो उनकी हत्या न कर दे। एकदम सही है, हाँ, एकदम सही है। ये क्या मामला था बताइए। देखिए, हाँ, इसमें रेलवे के टेंडर में जब ये हस्तक्षेप करने लगा, बिहार के लोग हावी होने लगे, तो ये सबको फोन करके धमकी देता था। हाँ, गणेश शंकर पांडे जी जो माननीय उप सभापति थे विधान परिषद के हाँ, हाँ, पूर्व, तो उनका भी रेलवे में ठेका चलता था, जीएस पांडे एंड कंपनी करके। इनका कोई टेंडर वेंडर था, तो सिर्फ ने फाड़ उड़ के टेंडर फेंक दिया और उनके आदमी को धमका भगा दिया कि आज के बाद जाओगे नहीं। और तिवारी जी को फ़ोन किया कि आज के बाद अगर कोई दिख गया तो छलनी कर दूंगा। तिवारी जी पुराने खिलाड़ी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे दादा हमारे साथ रहेंगे, मारो साले, देखते हैं कितनी गोली तुम्हारे पास है, कितना ताकत है। तो राम समूह शुक्ला इनके पिताजी थे, उनको परमानेंट अपने साथ बैठा गाड़ी में घूमते थे। कितने दिनों तक ये चला? अरे हमको लगता कि 4-5 महीने तक तो ये जबरदस्त चला। हाँ, और शहर के बहुत ऐसे ऐसे बाहुबली थे उस समय के जो अपने घर से नहीं निकलते थे। हाँ, जैसे? अरे ठीक है, अब चलिए। तमाम लोग डर के नाते उसके घर से नहीं निकलते थे जो कि कहीं ऐसा ना हो कि मार दे। हाँ, अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के लोगों को ही बहुत चुनता था या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देखिए ऐसा था, चुनाव रहता था? वो पूरे देखिए, उसने वहाँ पे एक व्यापारी की हत्या की लखनऊ में, बहुत पैसा वैसा रंगदारी उससे करोड़ों रुपए उसने वसूला। उसकी एजेंसी थी कारोनों की, अरे उनका क्या नाम था, कुछ याद नहीं आ रहा अभी। बहुत बड़े व्यापारी थे, नीरज करके थे, आगे का नाम नहीं आ रहा है। उनका अपहरण कर लिया था उसने, उसको बहुत जबरदस्त फिरौती दिया। तो फिरौती लेता था वो, बड़े बड़े लोगों को अगवा करके धमका के पैसे मांगता था। वो सब एसटीएफ ने खत्म किया। एसटीएफ उस समय इसीलिए गठित ही हुई थी जब उसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली पूर्व मुख्यमंत्री जी की। उससे बड़ा क्या हो सकता था? उसी के बाद से तो हाँ, एसटीएफ बनाई गई। और उसके बाद से फिर एसटीएफ ने अपना काम कर दिया। अच्छा, उस समय का दौर आपने देखा, तमाम चीजें देखी, उसके बाद फिर चुनाव लड़े? हाँ, चुनाव लड़े 2007 में। अच्छा, फिर 2007 में समाजवादी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, गोरखपुर शहर विधानसभा से। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे था। राधा मोहन दास अग्रवाल जी जीते थे उस समय चुनाव। अच्छा, हम और राधा मोहन जी आमने सामने चुनाव लड़े आपकी थे। विचारधारा तो राइट विंग की थी, बाला साहब ठाकरे से आप मिलते रहते थे, तो समाजवादी पार्टी कहाँ से आ गई? अब देखिए, जब घटना हुई थी हमारी ना, हाँ, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। मुन्ना नहीं, सरकार तो मायावती जी की थी। हाँ। मायावती जी ने भी अपने लोगों को भेजा था हाँ, हॉस्पिटल में हमारे पास, हाँ, क्योंकि अब हम चुनाव लड़े, चर्चा में थे ही, चर्चित हो गए थे। हाँ, मायावती जी ने हॉस्पिटल में भेजा मुख्तार अंसारी जी को। हाँ, वो अपना आए 2 गाड़ियों से, उनके साथ ये सुरक्षा मिली थी AK-47 वाली, बसपा की सरकार थी, लेकिन उनके साथ सादे वर्दी में थे 47 लेके। जैसे वो गाड़ी में से उतरे, हमारे साथ भी 40-45 से खड़े तान दिए। अब उसके बाद से फिर मामला वहाँ बिगड़ता देख, फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई रुको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, भानु जी से मिलना है, जाके बताओ कि मुख्तार अंसारी आए हैं। तो उससे पहले 1-2 बार हमारी भी बात मुख्तार अंसारी से हुई थी, और
जैसे रेलवे में स्क्रैप का काम होता था तो एक सिंडिकेट बना हुआ था, तो हमारे कुछ लोग स्क्रैप का भी काम करते थे। तो एक बार हमारी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है, गोरखपुर साइड का तुम लेना, अनवरगंज साइड का हम ले लेंगे। इस तरह से बातचीत करके समझौता हुआ था। तो जब उनका नाम आया तो हमने कहा ठीक आने दो। तो आए, हमारे पास बैठे रहे, डॉक्टर को बुला के सबको उन्होंने बोला कि बहन जी ने भेजा है और इसी तरह से सब व्यवस्था हो और मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपना प्रेशर वेशर बना के डॉक्टर लोगों के ऊपर वो गए। तो उनका भी आशय यही था कि हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़ जाएं। अच्छा, उस समय हाँ, चर्चा तो चर्चा में थे। तो परिप्रेक्ष्य वही था उनके आने का उस समय हॉस्पिटल में। तो समाजवादी पार्टी में कैसे चले? अब मैं वही बता रहा हूँ ना। तो उसके बाद से फिर हमारे एक रिश्तेदार थे, समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण नेता श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी, कुशीनगर से रहे हैं वो। तो वो हमको नेताजी से मिलवाए, मुलायम सिंह जी से, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ पार्टी में। तो 2001 में हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे, लेकिन वो हमारे हाथ में सब, चूंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, बॉम्बे गए थे तो यहाँ पैर से हड्डी काट के यहाँ लगाई गई, 6.5 इंच की ग्राफ्टिंग हुई, सक्सेस नहीं हुई। तो हम करीब 3 महीने लगातार बॉम्बे में ट्रीटमेंट कराए, बॉम्बे हॉस्पिटल में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। एलिजा रोब लगा हुआ था पूरा हाथ में, इतना मोटा रॉड पड़ा रहता था। तो गए तो 2007 में फिर उन्होंने हमको टिकट दे दिया, हम समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ गए। कितने वोट मिले थे? अरे वोट हमको मिला था उस समय 29,800 कुछ वोट, सेकंड पोजीशन में मैं था, और 10,000 वोट से हमसे राधा मोहन जी जीते थे चुनाव मात्र। थोड़ा और मेहनत किए होते तो? नहीं, मेहनत किए होते तो वोट की पोलिंग बहुत कम थी ना। अभी जैसे देखिए अब 60% 65% पोलिंग होती है, उस समय 39% सिर्फ पोलिंग हुई थी। कम पोलिंग के नाते मैं चुनाव हार गया था, जबकि ये श्योर हो गया था कि इस बार भाजपा हार जाएगी। राधा मोहन जी तो बहुत इस समय काफी बड़े व्यक्ति बन गए हैं। बीजेपी की कोई 10, लेकिन एक बात, 10 बड़े लोगों की फोटो आजकल तो उनकी फोटो उसमें। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े एक दूसरे से, लेकिन फ्रेंडली चुनाव था हम लोगों का। एक ही मन से हमारा भी भाषण हुआ, एक ही मन से उनका भाषण हुआ। ऐसे चुनाव हुए? सुनिए, मैं उनके घर गया, कॉलबेल हमने दबाया, उनकी पत्नी निकली, हमने कहा भाभी जी प्रणाम, मैं भानु प्रकाश मिश्रा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, राधा मोहनदास जी अग्रवाल के यहाँ, और आपसे निवेदन है कि आप साइकिल पे वोट दीजिएगा। मैं जैसे निकला 5 मिनट बाद राधा मोहन जी का फोन आया, अरे बच्चू हमारे ही घर पहुंच गए वोट लेने। हमने कहा अरे भैया क्या बुराई है? अरे आप अपना वोट अपने ले लीजिएगा, भाभी को वोट हमको मिल जाएगा, उसमें क्या बुराई है? बोले ठीक है। अगले दिन वो हमारे घर पहुंच गए, हमारे यहाँ जाके फोन मतलब सबको दे के पिता उदाई से मिल के कि भाजपा को वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। इस तरह का था। एक घटना और बताते हैं, दाऊदपुर में मंच लगा, टाइमिंग फिक्स होती थी, इतने बजे से इतने बजे तक आपको, इतने बजे से इतने बजे तक उनको, 5 से 6 मेरा स्लॉट था कि 5 से 6 बजे आप अपना टाइमिंग आपकी है, आप अपना भाषण खत्म कर लीजिएगा। 6 से 7 उनको मिला। अब वो मंच कहाँ लगाते भाई? 5 से 6 अगर हमारा है तो 6 बजे हम अपना कार्यक्रम खत्म किए, मंच हटाते, माइक बैनर हटाते उठाते आधा घंटा चला जाता, आधा घंटा उनको लगाने में लगता, तब तक उनका कार्यक्रम खत्म हो जाता। तो हमसे बोले कि क्या होगा? हमने कहा आप क्या चाहते हैं? कहना कि अपना मंच हमको दे दो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारा मंच ले लिया, हमारा माइक ले लिया, बैनर हटा के अपना लगा लीजिए। बोले यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है? उसी मंच, आज आप पूछिएगा उनसे अगर मिलते हैं, यही घटना थी। हमने कहा इसमें क्या बुराई है? विधायक बन गए और आज कितने बड़े। अरे भाई ठीक है, अब सब किस्मत है, क्या करिएगा। उसके बाद क्या हुआ? 2007 के बाद? 2007 के बाद लगे हुए हम लगे रहे, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल रही है। अब 2012 में समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। सपा क्यों छोड़ दी? बता रहे हैं। हम उनके साथ लगे रहे, 20 साल तक हम उनके साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन पूरे 20 साल में जब तक मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे, मतलब 20 साल का हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब तक ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था वहाँ, समाजवादी पार्टी बहुत सम्मान था। अभी भी अरे अब कुछ नहीं है भाई साहब, विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण है। अरे अब ठीक है। अब देखिए स्थिति कहाँ से बनती है। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने मुझको बोला कि आप दिल्ली आइए, नेताजी रहेंगे पार्लियामेंट में, हमको भी आना है एक दिन, वहीं बैठ के नेताजी से आपकी टिकट की बात कर लेंगे। उस सीएम थे उस समय, हमारी बहुत अच्छी बनती थी अखिलेश यादव जी से, आज भी बहुत अच्छी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, 1 to 1 हम लोग का संबंध है। लेकिन मन नहीं मिला, मैंने पार्टी छोड़ दिया। गए हम दिल्ली, और जैसे ही मैं पार्लियामेंट में घुसा, माननीय योगी जी मिल गए एकदम गेट पे ही। मैं उन्हें प्रणाम किया, बोले कैसे? तो हमने कहा यहाँ जरा मुलायम सिंह जी से मिलने। तो बोले क्या प्रोग्राम है? तो हमने कहा आज आए हैं, अभी 1-2 दिन रुकेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, तो शाम को मिलते हैं, शाम को आओ घर पे।
तो हमने कहा ठीक है महाराज मुख्यमंत्री जी। जी। हाँ, तब सांसद थे, तब मुख्यमंत्री नहीं थे। तो फिर मैं गया, इनको वहाँ पोर्टिको तक छोड़ा। हमने कहा महाराज जी हम आगे निकल जाएंगे तो फिर हम पास हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो कहना नहीं तुम रुको, हम जाते हैं। तो महाराज चले गए, हम फिर गए। तो उसके बाद आधे घंटे बाद अखिलेश जी आ गए और नेताजी थे और वो थे धर्मेंद्र यादव जी। तो 4 लोग हम लोग बैठे, वहाँ बातचीत हो गई कि भाई इनको लड़ाना है। नेताजी ने कहा नहीं लड़ाओ, बहुत दमदारी से लड़ा था चुनाव, तुम ख्याल नहीं करते हो। मतलब नेताजी ने अखिलेश जी को बोला। हाँ, तो बोले नहीं नहीं ठीक है, इस बार भानु जी को लड़ाया जाएगा। फिर वो अपना चले गए, हम अपना बाहर निकले। शाम को हम महाराज जी के पास गए, वहाँ भी बैठे थे, बहुत देर तक इसे बातचीत होने लगी। गजब के व्यक्ति। तो सुनिए महाराज जी क्या बोलते हैं, महाराज जी की बात सुनिए ना। तो हमारे साथ एक पत्रकार मित्र थे हमारे राष्ट्रीय सहारा के SN सिंह, और हमारे एक मित्र हैं नीरज पाठक जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी भानु भैया को आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो कहे कि क्या इनको आशीर्वाद दें यार, ये मुलायम सिंह के गधे पे सवार हैं। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं। हमने कहा आप चुनाव लड़ाइए, कहा नहीं हम आपके साथ रहेंगे। तो बोले आई नहीं कि आके चौरी चौरा चुनाव लड़ो। तो हमने कहा चौरी चौरा नहीं, शहर से या ग्रामीण से लड़ाइए। अब देखिए हमारे किस्मत में नहीं था, तो इनडायरेक्टली महाराज जी ने चौरी चौरा कह दिया। और संगीता यादव जी दिल्ली से आई और चौरी चौरा विधायक हो गई 15 दिन में। कोई जानता था? नहीं संगीत यही 2017 की 17 की बात है। हाँ। तो जब किस्मत में नहीं रहता तो ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। आज भी हमारा महाराज जी से भी उतना ही अच्छे संबंध है। महाराज जी इस बार कहे? महाराज जी तो हमेशा कहते हैं भाई तुम घबराओ मत, तुमको एडजस्ट करेंगे। कहते हैं ऐसा ही। तो मतलब तो अब देखिए विधायक बन जाएंगे। 93 से संघर्ष 27 तक, कितना लंबा हो गया पता है? 93 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अरे हाँ, 32 साल 33 साल का संघर्ष, और उसी समय से विधायक। अब देखिए ये सब कुछ निर्धारित है। हाँ। सब पूर्व निर्धारित है। जिस दिन आपको बनना होगा उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। राम प्रसाद गुप्ता जी रिक्शे से घूम रहे थे, DM साहब कार लेके खोज रहे थे, और हजरतगंज के या कहीं जैसे सुनने में आता है कि मिले और रिक्शे से उनको उतार के कार में बैठाया कि चलिए माननीय जी आप मुख्यमंत्री की शपथ दीजिए। तो ये भी किस्मत है ना। ये भी एक किस्मत है। अभी आपके जिस पार्टी में आप अभी तो वर्तमान में भाजपा में, जी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, 19 से 19 के बाद से तो अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कुछ दिन तक पहले तक सेल्फी लेते थे, फाइल लेके टहलते थे। आज पता नहीं कितने मुख्यमंत्री दरवाजे के बाहर लगे। ठीक है, बस किस्मत है। हाँ, किस्मत है और अपना कर्म है। किस्मत को मानते हैं। किस्मत तो है, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आप कर्म करते रहिए, अगर किस्मत में नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। हाँ, तो अब बात अधूरी रह गई। तो हम लोग योगी जी के यहाँ से निकले, आ गए लखनऊ गए। 5KD से फोन आया, आइए। हम लोग मिले उले। 17 में टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से गठबंधन हो गया और इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को दे दिया। किसको मिला था 17 में? राणा राहुल को। राणा राहुल सिंह को, एम्स वाले। हाँ, अब उसके बाद देखिए हमें इनसे हमारा मनभेद क्यों हुआ। चिंता यादव जी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, वो सीट भी कांग्रेस को चली गई। चिंता यादव जी को उन्होंने प्रियंका गांधी से बात करके कांग्रेस ज्वाइन करा दिया और कांग्रेस के टिकट पे उनको चुनाव लड़ा दिया। क्या भानु मिश्रा को नहीं लड़ा सकते थे? तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चला गया। ब्रह्मा शंकर जी इनके विभाग में मंत्री थे, इनके सरकार में मंत्री थे। जितने मतलब किस तरह से नीचा दिखाया जाए, इनसे सारे अच्छे विभाग ले लिए गए और फिर गांधी आश्रम जैसा विभाग इनको दे दिया गया। तो इस सब तरह की चीजें, ब्राह्मणों को टिकट नहीं देना। नहीं, मुझे लग रहा है कि एक हवा देखी आपने बीजेपी। ना 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 ना, कहाँ हवा थी उस समय? 17 में कोई जानता था 17 में बीजेपी सरकार बनेगी? आप बताइए, 12 से 17 का अखिलेश जी का कार्यकाल, क्या नहीं किया अखिलेश जी ने? बीजेपी के मैं देखिए जो काम आदमी ने किया, अखिलेश जी ने काम किया है। निश्चित किया है। क्या काम किया? चार काम क्यों? आप बताइए क्यों नहीं? आप देखिए, नहीं आप देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे कहने का मतलब, महाराज जी ने काम किया, सुनिए। नहीं बदल, हम बता रहे हैं अखिलेश जी का काम मैं बता रहा हूँ। अखिलेश जी ने अपने सरकार में काम किया, इसमें कोई दोरा नहीं है। उन्होंने एक्सप्रेस वे दिया, आगरा लखनऊ आगरा। मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होना। देखिए जो अरे टिकट, देखिए टिकट कटे ना कटे, मिले ना मिले, ये सब पूर्व निर्धारित है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। काम इन्होंने किया, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया इन्होंने। ब्राह्मणों का सम्मान तो इसीलिए अध्यक्ष बना के रखे हैं अपना। सर कौन अध्यक्ष?
पाल है उनके अध्यक्ष, कहाँ ब्राह्मण? प्रसाद पांडे। अरे विधानसभा अध्यक्ष, देखिए मजबूरी हुई। पावर में अब जब ब्राह्मणों की एक आवाज उठने लगी और सब लोग कहने लगे कि अखिलेश यादव, हमने जब उनको इस्तीफा दिया 2019 में, लगातार एक दो बता दीजिए अभिषेक मिश्रा क्या है आज की डेट में, पवन पांडे क्या है आज की डेट में? लगातार आगे करते हैं। अरे क्या आगे करते हैं, क्या आगे करते हैं बताइए? संतोष पांडे हैं लमुआ के, क्या करते हैं? शंकराचार्य का मुद्दा आया है तो अखिलेश जी खुद उसमें बैटिंग कर। अरे अब देखिए, अब लग रहा है कि ब्राह्मण को अपने तरफ, देखिए जब ब्राह्मणों ने हुंकार बनी है, सरकार बनी है, मायावती जी ने ब्राह्मणों को जोड़ा। कुछ बोलेंगे अभी जो चल रहा है? नहीं, अब वो तो उन लोगों का मैटर, उसमें हम क्या बोलें। जब ब्राह्मणों ने अंगड़ाई लिए हैं, सरकार बनाया है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को सब लोग खुश करने का इस समय प्रयास कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं, बहन जी भी उधर, बहन जी भी देखिए अभी कर दी। उस समय अखिलेश जी भी, उसी नाते अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे जी को बनाया तुरुप का इक्का खेलने के लिए। तो इस समय बहुत पावर में है, बहुत मजबूत है। अमित शाह, मोदी सेंटर में संभाल रहे हैं, यहाँ योगी जी हैं और पावर में है। बीजेपी भी ब्राह्मणों को एकत्र कर रही है। अरे बीजेपी ब्राह्मण बीजेपी के साथ है ही है। हाँ, एकत्र क्या करना है? कौन से ब्राह्मण इनके साथ नहीं, बताइए? जैसे आप जैसे ब्राह्मणों को हम लोग हैं इनके साथ, खुले रूप से हैं। आप बताइए, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण नेता, बसपा की राजनीति करते थे, लौट के आए, डिप्टी सीएम तक हैं आज। तो काम कर रहे हैं ना ये लोग, ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा जी, दयालु गुरु, बनारस से चुनाव लड़े, कांग्रेस में थे, भाजपा में आए, बिना किसी उसके, न विधान परिषद के सदस्य थे, न विधानसभा के सदस्य थे, और उनको मंत्री पद का शपथ दिलाया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या किया अखिलेश जी ने? ये भूल गया था मैं, 5 साल में क्या क्या किया अखिलेश? अरे गोमती रिवर फ्रंट बनाया उन्होंने, और ये जो देखिए एक तो एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, और ये इन्होंने बनाया था वो लैपटॉप बांटे। अरे लैपटॉप तो सब, लैपटॉप टैबलेट तो सब सरकार बांटती है। एक इन्होंने बनाया था बहुत, एक बिल्डिंग इन्होंने बनाई बहुत अच्छा, 5 स्टार कल्चर का होटल, 1090 पे नहीं, 1090 से पहले, ताज के पीछे, कौन नाम है उसका? जेपीएनआईसी। बहुत शानदार बना था उन्होंने। उसको योगी जी ने क्यों बंद करा दिया? अब देखिए उसमें घोटाला तो हुआ था। अब बहुत शानदार बिल्डिंग। देखिए उसमें जैसे मेरा मानना है कि जांच होना चाहिए, जांच होती रहती, जांच कर दे बिल्डिंग। हाँ बिल्डिंग, बिल्डिंग चलती रहती तो मेरे पैसे की बनी है ना। बिल्डिंग से राजस्व आता, वो सरकार का राजस्व बढ़ता, वो चलनी चाहिए थी। बिल्डिंग तो हमारे पैसे, लेकिन जांच करते करते 7-8 साल हो गए, अभी तक बिल्डिंग वैसे है। अब उसमें जो काम हुआ होगा, जो फर्नीचर सब बर्बाद हो गए होंगे। फर्नीचर इत्तेफाक से मुझे एक बार जाने का, मैंने देखा है अंदर, घास जाके इतनी ज्यादा है, कैमरे में तो नहीं दिखा सकते चीजों को, लेकिन वो तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत बुरी स्थिति है। इतना बढ़िया बिल्डिंग अमेरिका के लेवल की बनाई गई थी, उसको तो कुछ काम उन्होंने किया था, ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जैसे सुंदरीकरण में मायावती जी ने भी काम किया था, जिस तरह आज बड़े ग्लोबल टाइप के लीडर है यार। नहीं, ग्लोबल नहीं, जो सही है वो सही है। अब आप मेरी बात, इस बार भी अगर 27 पे टिकट मिल गया तो कहीं हम सपा के प्रत्याशी को अपने मंच ना क्यों सपा के प्रत्याशी हम विरोध करेंगे? देखिए, जो हम जिस पार्टी में उस पार्टी की ही बात करेंगे। लेकिन आपने पूछा कि अखिलेश जी ने क्या किया, मायावती जी ने क्या किया, वो मैं बताया। अब आज योगी जी को अगर ले लीजिए, तो योगी जी जितना विकास किया उतना किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप देख लीजिए, गोरखपुर एकदम बदल गया, एक नया एक्सप्रेसवे मिल गया, एक लिंक एक्सप्रेसवे मिल गया, इतने मेडिकल कॉलेज बन गए। क्या नहीं किया योगी जी ने, बताइए? और इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं आज, पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और मेरा जहां तक मानना है, हिंदुस्तान के में सबसे ज्यादा डिमांडेड नेता यही हैं इस समय। अच्छा, योगी जी को लोग कहते हैं प्रधानमंत्री भविष्य में बनेंगे। अब ये तो पार्टी का निर्णय, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है मन से, जैसे इतनी चीजें अखिलेश की तारीफ बीजेपी का एक नेता कर रहा है, अगर तो ये लगता है कि कभी योगी, देखिए हम, अच्छा कैपेबिलिटी लगती है, हमने काम की तारीफ किया, नहीं कैपेबिलिटी लगती है योगी जी में प्रधानमंत्री? क्यों नहीं है, आपके अंदर भी कैपेबिलिटी है। आप भी चाहिए बन सकते हैं, आप आगे तो बढ़िए। अच्छा ये बताइए, बिना उद्देश्य के कोई काम करेगा? अगर कोई उद्देश्य ना हो तो हम कहाँ चुनाव लड़ने जाएंगे? हम भी लड़ेंगे चुनाव, हम भी बनेंगे मंत्री से मुख्यमंत्री की उम्मीद करेंगे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की उम्मीद करेंगे। बुराई क्या है इसमें? और अगर आपका कोई एम नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। भानु प्रकाश मिश्रा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहते?
अच्छा, एक मुख्यमंत्री के अंदर क्या वो होना चाहिए बताइए, योगी और क्या नहीं है मेरे अंदर? योगी जी हटेंगे तो आप कहीं सीधे मुख्यमंत्री न बन जाए। 30-32 साल की तपस्या के बाद ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आखिर ब्रजेश पाठक, दिनेश जी या केशव प्रसाद मौर्य इंट्रोड्यूस कहाँ थे 17 से? हाँ पहले हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, नहीं जानती थी। वो तो अभी लोग जान रहे हैं। योगी तो फायर ब्रांड नेता शुरू से थे, शुरू से थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भविष्य में भी रहेंगे। एकदम एकदम। हाँ। देखिए, जब योगी जी आए थे हाँ गोरखपुर में, हाँ। मैं ही उनके साथ चलता था, हम्म, और मैं सपा में भी था, तब भी मैं योगी जी से मिलता था। योगी जी आए थे तो चलता था, इसका क्या मतलब? जब योगी जी आए थे तो उस समय मैं शिवसेना की राजनीति करता था, अच्छा अच्छा। और अच्छा, जब गढ़वाल से गढ़वाल से आए थे यहाँ, तो मैं शिवसेना की राजनीति करता था उस समय। हाँ। तो अच्छा, बड़े महाराज जी से हमारा बड़ा ही आत्मीय हमारा संबंध था, बहुत मानते थे हमको, तो हम लोग अक्सर मंदिर जाया आया करते थे। अच्छा, शिवसेना भी हिंदुत्ववादी पार्टी, हिंदू महासभा भी वही थी, तो हम लोग अपना मिलते जुलते रहते थे। तो महाराज जी जब आए थे तो एक बार, पता नहीं आपको याद होगा, आप पैदा नहीं हुए थे उस दौरान, या आप बहुत छोटे रहे होंगे, एक घटना हुई थी। महाराज जी से महाराज जी लौट रहे थे, मतलब छोटे महाराज जी हम लोग बोलते थे इनको, छोटे महाराज। छोटे महाराज अभी भी वो जब तक बड़े हाँ थे तब तक छोटे महाराज जी थे, तब तक इनको छोटे महाराज। तो एक घटना हो गई थी कि कौड़िया में कुछ लोग के, ओम प्रकाश पासवान जी थे, कुछ विरोध इन लोगों का था। मंदिर के दो हनुमान हुआ करते थे बड़े महाराज जी के, एक टीपी शुक्ला जी और एक ओम प्रकाश पासवान जी, कमलेश पासवान जी के पिताजी। तो अपना चल रहा था इन लोगों का। जब योगी जी आ गए तो ये उत्तराधिकारी घोषित हो गए, तो पता नहीं किस उसमें दोनों लोगों में विवाद हुआ, ओम प्रकाश पासवान जी में और योगी जी में। तो योगी जी की पहली सभा मैं खुद ले आके पीपीगंज में कराया था। अच्छा। पहली बार मंच पे चढ़े थे। अच्छा। और जब हम पहुंच जाए तो हमसे पहले पूछ लेते थे कि सब ठीक है ना व्यवस्था। हमने कहा एकदम घबराई मत, चलिए। साथ में लेके गए पीपीगंज में, शिवसेना के बैनर के तले हम इनका पहला प्रोग्राम कराए। हमने कहा, पहले बोले पहले तुम बोलो, तो हम अपना भाषण चढ़ के, फिर हमने कहा महाराज जी आवाज जितना आपको बोलना हो आप बोलिए, आज के बाद आप हिट हैं। उसके बाद महाराज जी बोलना, जब बोलना पहली बार माइक पकड़े ना, तो जैसे नहीं होता है, हम लोग भी पहली पकड़े थे, पैर वैर कांपता था। उसके बाद महाराज जी ने क्या शानदार एकदम ललकारा विरोधी पस्त। उसके बाद से फिर महाराज जी का पहला भाषण हुआ था जब वो आए थे, और पीठ में ये हमको लगता 95 घटना है, 95 की। अच्छा। बहुत देर लंबी बातचीत हो गई हम लोगों की आपस में। कुछ ऐसा जो छूट गया आप बताना चाह रहे हो हमारे दर्शकों को, या इसको खत्म किया जाए? कुछ अब खत्म क्या बताने की शेष रह गया? सब कुछ तो बता ही दिया। सब कुछ हमने बता दिया। बस दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो प्रारब्ध में है वो मिलना है, और जो नहीं है वो नहीं मिलना है, चाहे कुछ करते रहिए। मेरी जिंदगी मुझको वापस मिलनी थी, सिर्फ प्रकाश शुक्ला क्या कोई भी हमको नहीं रोक पाया, और मैं जिंदा होकर आपके सामने हूँ। ये इससे बड़ी किस्मत क्या हो सकती है? 27 गोली, 104 राउंड फायर, 10-12 पिस्टल से आप बता रहे हैं। इतना अगर होने के बाद भी आप बैठ के आराम से 62 सीढ़ी चढ़ के आके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आज हमारे साथ भानु प्रकाश मिश्रा जी थे। वर्तमान में बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे थे, और इन्हीं को श्री प्रकाश शुक्ला ने 104 गोलियां इनके ऊपर चलाई थी, जिसमें से 27 इनको लगी भी थी। काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन कुदरत ने चाहा उसके बाद से ये ठीक हो गए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस पॉडकास्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।